सभी साथियों को हमारा सादर नमस्कार। यह हमारे उत्तराखंड उत्कर्ष ज्ञान की करंट अफेयर वार्षिकी का पार्ट 2 है, जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण तथ्य को या सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने जा रहे हैं। सिलक्यारा सुरंग, जिसकी लंबाई 4.531 किलोमीटर है। इस सुरंग का निर्माण की जो कंपनी है डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। यह नेशनल हाईवे 134 पर जो धरासू बड़कोट व यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है। नेशनल हाईवे 134 पर धरासू बड़कोट व यमुनोत्री मार्ग पर यह सुरंग बन रही है। इसका कार्य 9 नवंबर 2018 से प्रारंभ हुआ था। उत्तरकाशी के सिलक्यारा को डंडल गांव से यह सुरंग जोड़ती है। 17वें दिन 28 नवंबर को इसमें मजदूर 12 बाहर आए थे। 12 नवंबर को मजदूर फंसे थे और 17वें दिन 28 नवंबर को बाहर आए थे। इसकी जांच कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शांतनु सरकार जी हैं। इसके निकट ही जलदबोखनाथ का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में 12 नवंबर को भूधसाव होने से 41 श्रमिक सुरंग में ही फंस गए थे, जो 17वें दिन 28 नवंबर को बाहर आए थे। मदन मोहन सती की मूल कृति नायक से जननायक पर आधारित नाटक मिशन सिलक्यारा का मंचन किया गया है। सिलक्यारा के नायक के रूप में गब्बर सिंह को जाना जाता है। सिलक्यारा पर आधारित पुस्तकें वो 17 दिन के लेखक राजीव रंजन सिंह जी हैं। सिलक्यारा सुरंग की लंबाई 4.531 किलोमीटर है। इस सुरंग का निर्माण डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यह नेशनल हाईवे 134 पर धरासू बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है। इसका कार्य 9 नवंबर 2018 से प्रारंभ है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा को यह डंडल गांव को जोड़ती है। इसमें 12 नवंबर को भूधसाव के कारण 41 श्रमिक फंसे थे, जो 17वें दिन 28 नवंबर को बाहर आए। इस घटना की जांच कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शांतनु सरकार जी हैं। इसके निकट ही जलदबोखनाथ का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में 12 नवंबर को भूधसाव होने से 41 श्रमिक सुरंग में ही फंस गए थे। मदन मोहन सती जी की मूल कृति नायक से जननायक पर आधारित नाटक मिशन सिलक्यारा का मंचन किया गया। सिलक्यारा के नायक के रूप में गब्बर सिंह को जाना जाता है। सिलक्यारा पर आधारित पुस्तकें वो 17 दिन के लेखक राजीव रंजन सिंह जी हैं। 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी NRASC की जारी 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी NRSC की जारी की गई है। भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग व टिहरी जिला देश में भूस्खलन में सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित देश के 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल हैं, जिसमें रुद्रप्रयाग पहले, टिहरी दूसरे स्थान पर है तथा चमोली जिला जोखिम के मामले में देश में 19वें स्थान पर है। भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग व टिहरी जिला देश में भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित देश के 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल हैं, जिसमें रुद्रप्रयाग पहले, टिहरी दूसरे स्थान पर तथा चमोली जिला भूस्खलन के जोखिम के मामले में देश में 19वें स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक 2023। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड का देश में 15वां स्थान है। 2015-16 में 17.67% और 2019 से 21 के बीच 9.67% में गरीबी में 8% की कमी दर्ज की गई है। सर्वाधिक गरीबी हरिद्वार जिले में 16.29% और सबसे कम गरीबी देहरादून में 3.02% है। राज्य के 10 जनपद में गरीबी 10% से कम है। पिछले 5 सालों में 8 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और सर्वाधिक अल्मोड़ा से गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड का देश में गरीबी में 15वां स्थान है। 2015-16 में 17.67% से 2019 से 21 के बीच 9.67% में गरीबी में 8% की कमी दर्ज की गई है। सर्वाधिक गरीबी हरिद्वार में 16.29% और सबसे कम गरीबी देहरादून में 3.02% है। राज्य के 10 जनपद में गरीबी 10% से कम है। पिछले 5 सालों में 8 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जिनमें सर्वाधिक अल्मोड़ा से गरीबी से बाहर निकले हैं। यदि हम गरीबी के आंकड़ों को देखें तो उत्तराखंड की जनसंख्या अनुपात तीव्रता एवं MPI उत्तराखंड की जनसंख्या अनुपात तीव्रता एवं
MPI, और MPI का यहाँ आश्रय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से है। MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से है या बहुआयामी गरीबी सूचकांक से है। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबी को मापने का वैश्विक पैरामीटर है जो विकासशील देशों के लिए होता है। इसके 3 आयाम है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। यहाँ पर जो MP दिया गया है वह मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को दर्शाता है जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक को दर्शाता है। गरीबी मापने का यह वैश्विक पैरामीटर है जो विकासशील देशों के लिए है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इसके 3 आयाम हैं। 2019 से 21 में अनुपात 9.67% था, तीव्रता 41.99% थी और MPI बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 0.041 थी। 2015-16 में जो 17.67% थी, 44.35% तीव्रता थी और 0.078 MPI थी। तो 2019 में हमारी अनुपात 9.67%, तीव्रता 41.99% और MPI 0.041 हो गया था। उत्तराखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी को देखें तो जो 2015-16 में थी वहाँ पर अनुपात 21.87% था, तीव्रता 0.096% थी, MPI 0.096% थी और जो 2019 से 21 में यह घटकर 10.84% तीव्रता हो गई, 41.13% तीव्रता हो गई और 10.84% अनुपात घट गया और 41.13% घटने की तीव्रता हो गई और MPI यहाँ पर हमारा 0.045% हो गया था। और यदि शहरों को देखें तो 2015-16 में 9.89%, तीव्रता 46.80% और MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 0.046, जो 2019-21 में शहरी में 7%, 45.03% और 0.032 हो गया था। यदि प्रत्येक जिले में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो 2019 से 21 में वहाँ पर हमारा सबसे अधिक हरिद्वार ही आता है और सबसे कम देहरादून आता है, जो हम पीछे आंकड़ों में देखकर आए हैं। हरिद्वार में 16.29% लोग गरीब हैं। दूसरे स्थान पर चंपावत 9.59%, चमोली 6.81%, उधम सिंह नगर 11.26%, उत्तरकाशी 9.54%, पिथौरागढ़ 6.48%, नैनीताल 10.09%, अल्मोड़ा 9.47%, बागेश्वर 7.50%, पौड़ी गढ़वाल 8.91%, टिहरी गढ़वाल 7.94%, रुद्रप्रयाग 5.14% है। हरिद्वार में सर्वाधिक गरीबी 16.39, दूसरे स्थान पर चंपावत 9.59, चमोली तीसरे स्थान पर 6.81 और सबसे कम गरीब देहरादून में 3.02% हैं। 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन। 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन को देखें तो 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन ग्राफिक एरा देहरादून में आयोजित हुआ। 50 से अधिक देशों के डेलीगेट्स ने इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इसका मुख्य विषय स्ट्रेंथिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस था। ब्रांड एम्बेसडर इसके अमिताभ बच्चन थे। सम्मेलन में आपदा प्रबंधन विषय पर विस्तृत चिंतन मंथन हुआ और देहरादून डिक्लेरेशन भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुभवों पर आधारित रेजिलिएंट इंडिया पुस्तक का विमोचन भी किया गया। 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन को देखें तो 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन ग्राफिक एरा में आयोजित हुआ। 50 से अधिक देशों के डेलीगेट्स ने इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इसका मुख्य विषय स्ट्रेंथिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेसिलियंस है। इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। इस सम्मेलन में आपदा प्रबंधन विषय पर विस्तृत चिंतन मंथन हुआ और देहरादून डिक्लेरेशन भी जारी हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुभवों पर आधारित रेजिलिएंट इंडिया का विमोचन भी यहाँ किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की बात करें तो इसमें नगर निगमों में को देखें तो देहरादून नगर निगम की भारत में स्थिति 68 है, जो उत्तराखंड में पहले स्थान पर है। हरिद्वार की भारत में स्थिति 176 है, उत्तराखंड में यह दूसरे स्थान पर है। रुड़की नगर निगम भारत में 180वें स्थान पर है और उत्तराखंड में तीसरे स्थान पर है। हल्द्वानी भारत में 211वें स्थान पर है और उत्तराखंड में चौथे स्थान पर है। ऋषिकेश भारत में 304वें स्थान पर है, ऋषिकेश उत्तराखंड में 5वें स्थान पर है। कोटद्वार भारत में 305वें स्थान पर है, उत्तराखंड में 6ठे स्थान पर है। काशीपुर भारत में 348वें स्थान पर है, उत्तराखंड में 7वें स्थान पर है। रुद्रपुर भारत में 417वें स्थान पर है, उत्तराखंड में 8वें स्थान पर है। तो देहरादून नगर निगम की भारत में स्थिति 68, उत्तराखंड में 1, हरिद्वार की 176 भारत में, उत्तराखंड में 2, रुड़की की 180, उत्तराखंड में 3, हल्द्वानी की 211, उत्तराखंड में 4, ऋषिकेश की भारत में 304, उत्तराखंड में 5, कोटद्वार की भारत में 305, उत्तराखंड में 6, काशीपुर की भारत में 348, उत्तराखंड में 7, रुद्रपुर की भारत में 417 और उत्तराखंड में 8वीं रैंक है। यदि हम कैंट बोर्ड से रानीखेत को
यदि हम सभी आंकड़ों को देखें तो कैंट बोर्ड से रानीखेत को 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढालवाला को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। यहाँ पर हमने नगर निगम की स्थिति देखी थी और नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढालवाला को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। इंदौर शहर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का लगातार 7वीं बार अवार्ड मिला है। हरिद्वार का गंगा किनारे बसे शहरों में चौथा स्थान है। हरिद्वार का साफ सफाई के मामले में गंगा के किनारे बसे शहर में चौथा स्थान है। यदि हम अपने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 की बात करें तो देहरादून को सबसे अच्छी भारत में स्थिति 68वें स्थान पर, उत्तराखंड में पहले स्थान पर। ऐसे ही रुद्रपुर तक के आंकड़े हमने देखे हैं। कैंट बोर्ड से रानीखेत को भारत में 22वां स्थान प्राप्त हुआ। स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढालवाला को प्रदेश में पहला स्थान मिला। इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का लगातार 7वीं बार अवार्ड मिला है। हरिद्वार का गंगा किनारे बसे शहरों में चौथा स्थान है। यदि हम उत्तराखंड में हुए सैन्य अभ्यास की बात करें तो सूर्य किरण अभ्यास जो भारत नेपाल के बीच होता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हुआ है। डस्टलिक सैन्य अभ्यास जो भारत उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, पिथौरागढ़ जिले में ही हुआ है। एक्स एक्वेरिन संयुक्त अभ्यास भारत मालदीव के बीच होता है, उत्तराखंड के चौबटिया में ही हुआ है। काजिन 2024 भारत कजाकिस्तान के मध्य होता है, चमोली के ओली में हुआ है। सूर्य किरण जो भारत नेपाल के मध्य होता है, पिथौरागढ़ जिले में। डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, पिथौरागढ़ जिले में हुआ है। एक्स एक्वेरिन भारत मालदीव के मध्य होता है, चौबटिया में हुआ है। काजिन 2024 भारत कजाकिस्तान के मध्य होता है, उत्तराखंड के ओली चमोली जिले के ओली में हुआ है। इस वर्ष 2023-24 में राजकीय मेले जो घोषित हुए हैं उन्हें देखें तो नैनीताल का नंदा देवी मेला, चंपावत का गोलजू महोत्सव, चमोली का चैपोड़ो शहीद मेला, नंदा देवी लोकजात मेला, डाडा देवराणा मेला और बाबा भोगनाथ मेला। नैना देवी का नंदा देवी नैनीताल का नंदा देवी मेला, चंपावत का गोलजू महोत्सव, चमोली का चैपड़ो शहीद मेला, नंदा देवी लोकजात मेला, डाडा देवराणा मेला, बाबा भोगनाथ मेला। नैनीताल का नंदा देवी, चंपावत का गोलजू महोत्सव, चमोली का चैपड़ो शहीद मेला, नंदा देवी लोकजात मेला, डाडा देवराणा मेला, बाबा भोगनाथ मेला, ये सभी राजकीय मेले घोषित किए गए हैं। चैपोड़ो शहीद मेला प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता भवानी दत्त जोशी की स्मृति में लगता है। चैपोड़ो शहीद मेला प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता भवानी दत्त जोशी की स्मृति में लगता है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, इसका आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2023 को FRI देहरादून में हुआ है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसकी थीम शांति से समृद्धि रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री व समिट में आए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी और रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय से राज्य का विकास करना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को प्राप्त करने का लक्ष्य था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान राज्य सरकार के साथ कुल 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए, जिसमें 81,000 करोड़ के समझौते की ग्राउंडिंग भी हुई। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 8 से 9 दिसंबर 2023 को FRI देहरादून में हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी थीम शांति से समृद्धि रही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री व समिट में आए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी और रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय से राज्य का विकास करना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेशों के प्रस्तावों को प्राप्त करने का लक्ष्य था। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान राज्य सरकार के साथ कुल 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए, जिसमें 81,000 करोड़ के समझौतों की ग्राउंडिंग भी हुई है। उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इस संहिता का संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 रखा गया है। इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखंड राज्य पर है और यह उत्तराखंड के उन निवासियों पर भी लागू होता है जो इस क्षेत्र के बाहर भी अधिवासित हैं, जिस पर इस संहिता का विस्तार है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक 24 मार्च 2022 में समान नागरिक संहिता संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो किया गया है उसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन करने की घोषणा अपनी पहली कैबिनेट में ही की थी। 27 मई 2022 को कमेटी का गठन किया गया, जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी को अध्यक्ष चुना गया। सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली इसके सदस्य रहे। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डगवाल, समाज सेवी मनु गौड़, ये 5 इसके सदस्य थे। सेवानिवृत्त यूसीसी की नियमावली और क्रियान्वयन हेतु
शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। नियमावली तैयार करके 18 अक्टूबर को रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। इस संहिता का संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 है। इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखंड राज्य पर है और यह उत्तराखंड के उन निवासियों पर लागू होता है जो इस क्षेत्र के बाहर भी अधिवासित हैं, जिस पर इस संहिता का विस्तार है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 24 मार्च 2022 में समान नागरिक संहिता संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 44 को लागू करने के लिए कमेटी का गठन करने की घोषणा की थी। 27 मई 2022 को कमेटी का गठन किया गया था, जो 5 सदस्यीय थी। इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी अध्यक्ष थी। सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली इसके एक सदस्य, पूर्व मुख्य शत्रुघ्न सिन्हा सचिव भी सदस्य, दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल भी सदस्य और समाज सेवी मनु गौड़ समेत 5 सदस्य थे। यूसीसी की नियमावली और क्रियान्वयन हेतु शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। नियमावली तैयार करके 18 अक्टूबर को रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। यदि यूसीसी के पूरे सफर को देखें तो संकल्प से सिद्धि तक का यूसीसी का सफर 12 फरवरी 2022 से प्रारंभ हुआ। यूसीसी लाने का संकल्प मंत्रिमंडल की बैठक में लाया गया। 5 सदस्यीय यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी का गठन 27 मई 2022 को किया गया। 2 फरवरी 2024 को कमेटी द्वारा यूसीसी ड्राफ्ट सौंपा गया। विधानसभा में यूसीसी विधेयक 6 फरवरी 2024 को पेश किया गया। 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पास किया गया। यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी 11 मार्च 2024 को मिली। अपनी पहली कैबिनेट में 12 फरवरी 2022 को यूसीसी लाने का संकल्प रखा गया। 5 सदस्यीय यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी का गठन 27 मई 2022 को हुआ। कमेटी द्वारा यूसीसी ड्राफ्ट 2 फरवरी 2024 को सौंपा गया। विधानसभा में यूसीसी विधेयक 6 फरवरी 2024 को पेश किया गया। 7 फरवरी 2024 को अगले दिन ही यह पास भी कर दिया गया और यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी 11 मार्च 2024 को दी गई। अस्कोट अराकोट यात्रा। तो स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रही अस्कोट अराकोट अभियान की 6ठी पदयात्रा का शुभारंभ 25 मई को हुआ है। इस पदयात्रा की थीम इस बार स्रोत से संगम थी। पदयात्रा की लंबाई 1150 किलोमीटर होती है। पदयात्रा पिथौरागढ़ के पांगू गांव से शुरू होकर उत्तरकाशी के अराकोट में समाप्त होती है। 1974 से प्रत्येक 10वें वर्ष पहाड़ संस्थान द्वारा यह यात्रा आयोजित की जाती है। स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रही अस्कोट अराकोट अभियान की 6ठी पदयात्रा का शुभारंभ 25 मई को हुआ। पदयात्रा की थीम स्रोत से संगम थी। पदयात्रा की लंबाई 1150 किलोमीटर है। पदयात्रा पिथौरागढ़ के पांगू गांव से शुरू होकर उत्तरकाशी के अराकोट में समाप्त होती है। 1974 से प्रत्येक 10वें वर्ष पहाड़ संस्था द्वारा यह आयोजित की जाती है। 1974 से 50 वर्ष इस बार 2024 में हुए थे, इसलिए स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रही इसे बोला गया है। जो यह पिथौरागढ़ के पांगू गांव से उत्तरकाशी के अराकोट में समाप्त होती है। पिथौरागढ़ के पांगू गांव से उत्तरकाशी के अराकोट में समाप्त होती है और यह इसका पथ रहता है, जो 1150 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है। लोकसभा चुनाव के विवरण को देखें तो टिहरी संसदीय सीट पर इस बार 15,57,020 मतदाता थे, जिसमें 81,03,988 पुरुष मतदाता, 76,094 7,60,094 महिला मतदाता और इसमें 53.46% अब की बार कुल वोट प्रतिशत रहा है और राजलक्ष्मी शाह जी यहाँ से इस बार विजेता हैं। अल्मोड़ा में 48.82% मतदान हुआ है। अजय टम्टा जी यहाँ से सांसद बने हैं। हरिद्वार में 63.53% मतदान हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पर इस बार सांसद बने हैं। पिछली बार यहाँ से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, जो शिक्षा मंत्री भी रहे थे। नैनीताल में इस बार 62.47% मतदान हुआ है। अजय भट्ट जी यहाँ से सांसद बने हैं और पौड़ी गढ़वाल से इस बार 52.42% मतदान हुआ है। अनिल बलूनी जी इस बार यहाँ से सांसद बने हैं। पिछली बार यहाँ से तीरथ सिंह रावत जी सांसद थे। हरिद्वार से इस बार रमेश पोखरियाल निशंक जी की जगह त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और पौड़ी से इस बार तीरथ सिंह रावत जी की जगह अनिल बलूनी जी हैं। बाकी तीनों सांसद वही हैं और अजय टम्टा जी सड़क और परिवहन राज्य मंत्री हैं। अजय टम्टा जी जो हमारे अल्मोड़ा के सांसद हैं, वह सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री भी हैं। हम लोकसभा सीट के सभी तथ्यों को देखें तो सर्वाधिक मतदाता वाली सीट हमारी हरिद्वार लोकसभा सीट है। सबसे कम मतदाता वाली सीट हमारी अल्मोड़ा लोकसभा सीट है। सर्वाधिक नोटा का प्रयोग अल्मोड़ा संसदीय सीट पर ही इस बार किया गया है।
सर्वाधिक वोटों से विजयी इस बार अजय भट्ट जी, जो नैनीताल से सांसद हैं, वही सर्वाधिक वोटों से विजय हुए हैं। अल्मोड़ा संसदीय लोकसभा से सांसद अजय टमटा जी को सड़क और परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है, जो हमने अभी आपको बताया है। उत्तराखंड में कुल मतदान 57.22% हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से जारी राज्यवार आंकड़ों में देश में उत्तराखंड 33वें स्थान पर आया है, जबकि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक मतदाता हरिद्वार लोकसभा सीट पर हैं। सबसे कम मतदाता अल्मोड़ा सीट पर हैं। सर्वाधिक नोटा का प्रयोग अल्मोड़ा संसदीय सीट पर किया गया है। सर्वाधिक वोटों से विजयी इस बार अजय भट्ट जी, जो नैनीताल से सांसद हैं। अल्मोड़ा संसदीय लोकसभा से सांसद अजय टमटा जी को सड़क और परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड में कुल मतदान 57.22% हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से राज्यवार आंकड़ों में देश में उत्तराखंड 33वें स्थान पर आया है, जबकि हिमालयी राज्यों में वह 10वें स्थान पर है। यदि हम अपने उत्तराखंड की सभी नीतियों को देखें तो हमें इन सभी नीतियों को अच्छे से पढ़ना है, और यदि लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के एग्जाम देने हैं तो इनके प्रत्येक पॉइंट को हमें अच्छे से शॉर्ट नोट्स भी बना लेने हैं। पर्यटन नीति 2023, एमएसएमई नीति 2023, निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति 2023, सौर ऊर्जा नीति 2023, एमएसएमई नीति 2023, जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018 से 23, बृहद औद्योगिक नीति या बिग इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2015, निर्यात नीति 2021, पर्यटन नीति 2023 से 30, आबकारी नीति 21 से 23, स्टार्टअप नीति 2023, लॉजिस्टिक नीति 2023, सेवा क्षेत्र नीति 2023, लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023, फिल्म नीति 2015, जो 2019 में संशोधित भी हुई है, निजी औद्योगिक पार्क नीति 2023, ड्रोन नीति 2023, सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2019 और पंप भंडारण परियोजना नीति 2023। ये सभी नीतियाँ हमें अच्छे से पढ़कर इनके शॉर्ट नोट बना लेने हैं, क्योंकि यह हमारे लोअर पीसीएस, लोअर अपर और एफआरओ के प्री में तथा साथ में मेंस इंटरव्यू तक बहुत अच्छा योगदान देती हैं, क्योंकि यह हमारे उत्तराखंड के सभी नीतियाँ हमारे उत्तराखंड की पॉलिसी को दर्शाती हैं। सर्विस सेक्टर पॉलिसी 2024 को देखें तो राज्य की प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मार्च 2024 को मंजूरी दी गई। सर्विस सेक्टर पॉलिसी 31 दिसंबर 2030 तक प्रभावी रहेगी। पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम निवेश की सीमा 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्र में 100 करोड़ रखी गई है। सर्विस सेक्टर पॉलिसी में न्यूनतम निवेश की सीमा पर्वतीय क्षेत्र में 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्र में 100 करोड़ रखी गई है। इस नीति के तहत स्थापित होने वाले उद्योग संस्थाओं को कुल लागत का 25% अथवा अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 50 करोड़ का निवेश और मैदानी क्षेत्र में कम से कम 100 करोड़ की सीमा भी रखी गई है। इसके तहत राज्य से अकादमिक एवं तकनीकी स्कूल, संस्थान, कॉलेज और विश्वविद्यालय, अस्पताल, वेलनेस सेंटर, फिल्म सिटी, आईटी पार्क, खेल स्टेडियम, डाटा सेंटर, कौशल विकास से जुड़ी योजना बढ़ाने का योजनाओं में निवेश बढ़ाने का प्रयास होगा। वे उत्तराखंड निवेश अविस्थापन विकास बोर्ड लागू करेगा। तो हमारे राज्य की प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी जो मार्च 2024 में जिसे मंजूरी मिली है, जो 31 दिसंबर 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति में आने के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा पहाड़ में 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्र में 100 करोड़ रखी गई है, और इस नीति के तहत स्थापित होने वाले उद्योग संस्थाओं को कुल लागत का 25% अथवा अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक सब्सिडी का प्रावधान है। इसके तहत राज्य से अकादमिक व तकनीकी स्कूल, संस्थान, कॉलेज और विश्वविद्यालय, अस्पताल, वेलनेस सेंटर, फिल्म सिटी, आईटी पार्क, खेल स्टेडियम, डाटा सेंटर, कौशल विकास से जुड़ी बढ़ाने का योजनाओं में निवेश प्रयास करना होगा। इसे उत्तराखंड निवेश अविस्थापन विकास बोर्ड लागू करेगा। उत्तराखंड निवेश अविस्थापन विकास बोर्ड इसे लागू करेगा। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024। सरकार ने शहरी परिवहन को बढ़ाने और राज्य में पुराने डीजल वाहनों से होने वाले वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह नीति राज्य के अन्य क्षेत्रों में लागू होने से पहले देहरादून में लागू की जाएगी, और डीजल बसों और तिपहिया टेम्पो की जगह सीएनजी और अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाए जाएंगे। सरकार ने शहरी परिवहन को बढ़ाने और राज्य में पुराने डीजल वाहनों से होने वाले वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह नीति राज्य के अन्य क्षेत्रों में लागू होने से पहले देहरादून में लागू की जाएगी, और डीजल बसों और तिपहिया टेम्पो की जगह सीएनजी और अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाए जाएंगे। सरकार ने नीति की प्रमुख विशेषताओं को देखें तो डीजल वाहन की अदला बदली योजना, नई सीएनजी बसों के लिए सब्सिडी देना और तिपहिया वाहन ऑपरेटर से संबंधित है। डीजल वाहन की अदला बदली योजना देखें तो यह नीति डीजल बसों और तिपहिया वाहनों को सीएनजी या
BS6 जैसे स्वच्छ ईंधन में बदलने को प्रोत्साहित करती है। उन वाहन मालिकों को एकमुश्त पूंजी अनुदान के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा जो अपने परमिट सरेंडर करते हैं और अपने वाहनों को स्क्रैप करते हैं। अनुदान वाहन की लागत का 50% तक कवर करता है, जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए है। या तो 50% की सब्सिडी मिलेगी। नए वाहन जो CNG और BS6 वाले स्वच्छ ईंधन वाले वाहन होंगे, उन्हें खरीदने पर या तो 50% की सब्सिडी या अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। नई CNG बसों के लिए सब्सिडी को देखें तो बस ऑपरेटर जो अपने वाहनों को स्क्रैप नहीं करना चाहते हैं लेकिन अपने परमिट सरेंडर करते हैं, उन्हें नई CNG बसों की खरीद पर 40% सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 12 लाख रुपए की है। उन्हें अंतर्राज्यीय संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मिलेगा। डीजल वाहन की अदला बदली में यदि कोई अपने लाइसेंस को सरेंडर करता है तथा वाहन को स्क्रैप करवाता है और नए CNG और BS6 जैसे स्वच्छ ईंधन वाले वाहन को खरीदता है तो उसे अधिकतम 50% सब्सिडी या 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। लेकिन जो स्क्रैप नहीं करना चाहते हैं लेकिन परमिट सरेंडर करते हैं, उन्हें नई CNG बसों की खरीद पर 40% सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 12 लाख रुपए रखी गई है और अंतर्राज्यीय संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मिलेगा, NOC भी मिलेगी। तिपहिया वाहन ऑपरेटर स्क्रैपिंग प्रक्रियाओं का पालन करने वाले तिपहिया वाहन ऑपरेटर वाहन की लागत का 50% अनुदान पाने के पात्र होंगे, जो 15 लाख रुपए तक हो सकता है। अपने वाहनों को स्क्रैप नहीं करने वाले सिटी बस ऑपरेटर के समान प्रावधान प्राप्त होंगे। पर्यावरण लाभ। इसका पर्यावरण लाभ क्या होगा? तो गतिशीलता नीति का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में डीजल से स्वच्छ ईंधन पर स्विच करके वायु प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम करना है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और समग्र पर्यावरण में सुधार होगा। इस नीति का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में डीजल से स्वच्छ ईंधन पर स्विच करके वायु प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम करना है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और समग्र पर्यावरण में सुधार होगा। नई फिल्म नीति 2024। नई फिल्म नीति 2024 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? नई फिल्म नीति 2024 तो इसमें नए सिनेमाघर एवं नए मल्टीप्लेक्स के लिए प्रावधान। तो पर्वतीय क्षेत्रों के नए सिनेमाघर एवं नए मल्टीप्लेक्स में प्रयोग होने वाले सिनेमा संबंधित उपकरणों के क्रय पर होने वाले व्यय का 25% या अधिकतम 25 लाख तक 25% या अधिकतम 25 लाख तक की सब्सिडी होगी, जो भी कम हो। यदि कोई नई फिल्म नीति 2024 के अंतर्गत नए सिनेमाघर एवं नए मल्टीप्लेक्स लगाता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में नए सिनेमाघर और नए मल्टीप्लेक्स में प्रयोग होने वाले उपकरण को खरीदने के लिए उस व्यक्ति को 25% या अधिकतम 25 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। उत्तराखंड की क्षेत्रीय बोलियों के विकास से संबंधित नई फिल्म नीति में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग की अवधि के दौरान राज्य में व्यय की गई धनराशि का 50% या 2 करोड़ रुपए तक, जो भी कम हो, तक की धनराशि का अनुदान दिया जा सकेगा। यदि कोई उत्तराखंड की क्षेत्रीय बोलियों में फिल्म बनाता है तो फिल्म शूटिंग की अवधि के दौरान राज्य में खर्च की गई धनराशि का 50% या 2 करोड़ रुपए तक, जो भी कम हो, वह धनराशि का अनुदान दिया जा सकेगा। हिंदी और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा की फिल्मों। यदि हिंदी और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भाषा में फिल्म बन रही है, नए सिनेमाघर व नए मल्टीप्लेक्स लग रहे हैं, तो उनके उपकरणों पर 25% या अधिकतम 25 लाख तक क्या सब्सिडी। उत्तराखंड की क्षेत्रीय बोलियां जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि में यदि फिल्म बन रही हो तो इस शूटिंग के कुल खर्च का धनराशि का 50% या 2 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, सब्सिडी मिलेगी। यदि हिंदी या भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भाषा पर फिल्म बन रही है। क्षेत्रीय बोली से संबंधित एक अन्य प्रावधान भी है। बाल फिल्मों के लिए अनुमन्य अनुदान राशि के अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन दिया जाएगा। बाल फिल्मों के लिए 10% प्रोत्साहन भी है। यदि हिंदी या भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भाषा पर फिल्म बन रही है तो फिल्म शूटिंग की अवधि के दौरान राज्य में व्यय की गई धनराशि का 30% या रुपये 3 करोड़ तक, जो भी कम हो, की धनराशि का अनुदान किया जा सकेगा। हमारी स्थानीय बोली में यदि फिल्म बन रही है तो फिल्म की शूटिंग का 50% या रुपये 2 करोड़, जो भी कम हो। यदि हिंदी या किसी अन्य 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा पर फिल्म बन रही है तो फिल्म शूटिंग के दौरान यदि राज्य में जो धनराशि खर्च की गई है उस पर 30% की या अधिकतम या न्यूनतम उस पर 30% की या 3 करोड़ रुपए तक, जो भी कम हो, उस धनराशि पर सब्सिडी दी जाएगी। राज्य में शूटिंग की जाने वाली 50 करोड़ या उससे अधिक के बजट की फिल्में। राज्य में शूट की जाने वाली 50 करोड़ या उससे अधिक के बजट की फिल्मों
पर देखें तो राज्य में शूट की जाने वाली वह फिल्में जिनका बजट 50 करोड़ या इससे अधिक हो, जिन्होंने राज्य में न्यूनतम 3 करोड़ से अधिक व्यय किए हों, राज्य में की गई शूटिंग लोकेशन को फिल्म से यथोचित प्रकार से दिखाया गया हो, इन फिल्मों को राज्य में किए गए व्यय का 30% या 3 करोड़ तक, जो भी कम हो, तक की धनराशि का अनुदान दिया जा सकता है। राज्य में शूट की जाने वाली वह फिल्में जिनका बजट 50 करोड़ या इससे अधिक हो, जिन्होंने राज्य में न्यूनतम 3 करोड़ से अधिक खर्च किए हों, राज्य में की गई शूटिंग लोकेशंस में फिल्म में यथोचित प्रकार से दिखाया गया हो, और उन फिल्मों को राज्य में किए गए व्यय का 30% या 3 करोड़ रुपए जो भी कम हो अनुदान दिया जाएगा। विदेशी भाषा की फिल्मों में अनुदान की बात करें तो राज्य में शूट की जाने वाली विदेशी भाषा की फिल्में जिन्होंने राज्य में न्यूनतम 3 करोड़ से अधिक का खर्च किया है, राज्य में की गई शूटिंग लोकेशन को फिल्म में अच्छे प्रकार से दिखाया गया हो, राज्य में खर्च की गई धनराशि का 50% या 3 करोड़ रुपए तक जो भी कम हो, उस धनराशि का सब्सिडी दी जाएगी। पहाड़ में यदि नए सिनेमाघर व नए मल्टीप्लेक्स खोल रहे हैं तो उनसे संबंधित उपकरण खरीदने पर 25% या 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा सकती है। उत्तराखंड की जौनसारी, कुमाऊनी गढ़वाली या अन्य बोलियों से संबंधित फिल्म बना रहे हैं तो राज्य में खर्च की गई धनराशि का 50% या रुपए 2 करोड़ तक जो भी कम हो सब्सिडी दी जाएगी। हिंदी या भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भाषा पर फिल्म बना रहे हैं तो राज्य में खर्च की गई धनराशि का 30% या 3 करोड़ रुपए तक जो भी कम हो सब्सिडी दी जाएगी। यदि राज्य में शूट की जाने वाली 50 करोड़ या उससे अधिक के फिल्म की बजट की फिल्म है तो राज्य में न्यूनतम 3 करोड़ से अधिक व्यय किया हो तो उस पर 30% या 3 करोड़ रुपए तक जो भी कम हो धनराशि पर सब्सिडी दी जाएगी। यदि विदेशी भाषा की कोई फिल्म है और उन्होंने राज्य में न्यूनतम 3 करोड़ से अधिक खर्च किए हों और राज्य की किसी लोकेशन को अच्छे से फिल्म में दिखाया हो तो उन्हें 50% या 3 करोड़ रुपए तक जो भी कम हो सब्सिडी दी जाएगी। इन सभी सब्सिडी देने का क्या उद्देश्य है तो पर्वतीय क्षेत्रों में नई लोकेशंस पर शूटिंग पर 5%, पर्वतीय क्षेत्रों में नई लोकेशन पर यदि शूटिंग होगी तो 5% अतिरिक्त व फिल्म में लोकेशन का नाम दिखाने पर और 5% सब्सिडी दी जा रही है। यह इसका उद्देश्य है। पर्वतीय क्षेत्रों में यदि नई लोकेशन पर शूटिंग करेंगे तो 5% अतिरिक्त, उन सब्सिडी से अलावा 5% से अतिरिक्त, और फिल्म में लोकेशन का नाम दिखाने पर और 5% की सब्सिडी दी जाएगी। यदि फिल्म में स्थानीय कलाकारों को मौका देते हैं तो 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में नई लोकेशन पर शूटिंग करते हैं तो 5% अतिरिक्त, और फिल्म में लोकेशन का नाम भी दिखाते हैं तो और 5% की अतिरिक्त, और यदि फिल्म में स्थानीय कलाकारों को मौका देते हैं तो 10 लाख रुपए की सब्सिडी अन्य अतिरिक्त मिलती है। 20 माह में राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 20 माह में राज्य की अर्थव्यवस्था 1.3 गुना बढ़ गई है। 20 माह में राज्य की अर्थव्यवस्था 1.3 गुना बढ़ गई है। राज्य में जीएसडीपी 2.7 लाख करोड़ रुपए से 3.46 करोड़ रुपए बढ़ गया है। 20 माह में राज्य की अर्थव्यवस्था 1.3 गुना बढ़ गई है। राज्य में जीएसडीपी 2.7 लाख करोड़ रुपए से 3.46 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। भारत सरकार के पीएलएफ सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का 2022-23 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15 से 29 आयु वर्ग में 43.7% था, जो 2023-24 में बढ़कर 49% हो गया है। इसी प्रकार राज्य का वर्क पॉपुलेशन रेशो 37.5% से बढ़कर 44.2% हो गया है। 15 से 59 आयु वर्ग में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60.1 से बढ़कर 64.4% और वर्क पॉपुलेशन रेशो 57.2% से बढ़कर 61.2% हो गया है। राज्य में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 56 से बढ़कर 60.7% और वर्क पॉपुलेशन रेशो 53.5 से बढ़कर 58.1 हो गया है। 2022-23 में राज्य का बेरोजगारी दर 14.2% थी, जो 2023-24 में घटकर 9.8% रह गई है। उत्तराखंड में एक साल में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी आई है। राज्य में वर्क पॉपुलेशन रेशो में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 15 से 29 आयु वर्ग में यह 26.1% से बढ़कर 32.4% और 15 से अधिक आयु वर्ग में 37% से बढ़कर 43.7% हो गई है। राज्य में लखपति दीदी योजना और महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने की वजह से महिलाओं के वर्क पॉपुलेशन रेशो में वृद्धि हुई है। राज्य में 15 से 29 आयु वर्ग में बेरोजगारी दर में कमी आई है। 20 माह में राज्य की अर्थव्यवस्था 1.3 गुना बढ़ गई है। राज्य में जीएसडीपी 2.7 लाख हजार करोड़ से 3.46 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। भारत सरकार के पीएलएफ सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का 2022-23 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15 से 29 आयु वर्ग में 43.7% था, जो 2023-24 में बढ़कर 43.7% से 49% हो गया है।
और इसी प्रकार राज्य का वर्क पॉपुलेशन रेशो जो 37.5% था वह 44.2% हो गया है। 15 से 59 आयु वर्ग में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60.1 से बढ़कर 64.4% और वर्क पॉपुलेशन रेट 57.2% से बढ़कर 61.2% हो गया है। राज्य में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 56 से बढ़कर 60.7% और वर्क पॉपुलेशन रेशो 53.5 से बढ़कर 58.1% हो गया है। 2022-23 में राज्य का बेरोजगारी दर 14.2% थी, जो 2023-24 में घटकर 9.8% रह गई है। उत्तराखंड में एक साल में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी आई है। राज्य में वर्क पॉपुलेशन रेशो में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 15 से 29 आयु वर्ग में यह 26.1% से बढ़कर 32.4% और 15 से अधिक आयु वर्ग में 37% से बढ़कर 43.7% हुई है। राज्य में लखपति दीदी योजना और महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने की वजह से भी महिलाओं के वर्क पॉपुलेशन रेशो में वृद्धि हुई है। 15 से 29 आयु वर्ग में बेरोजगारी दर में कमी आई है। उत्तराखंड लोक सरकारी तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024। उत्तराखंड लोक सरकारी तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 गैरसैंण विधानसभा सत्र में क्षतिग्रस्त संपत्ति की भरपाई संबंधी विधेयक पारित हुआ। इस कानून के तहत हड़तालों, दंगों, बंद और आंदोलन में सरकारी के साथ साथ निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी। एक दावा अभिकरण का गठन किया जाएगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्तियों का प्राधिकारी एक दावा अभिकरण में अपना दावा पेश कर सकेगा। दावे का निपटारा भी निश्चित समय अवधि में होगा, ताकि जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई हो सके। यदि किसी आंदोलन, बंद आदि में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है तो इसकी भरपाई संबंधित बंद या आंदोलन का आह्वान करने वाले नेता से की जाएगी। क्षतिग्रस्त संपत्ति की भरपाई के अलावा 8 लाख तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण पर सरकारी अमले का खर्चा भी वही ही भरेगा। गैरसैंण विधानसभा सत्र में क्षतिग्रस्त संपत्ति की भरपाई संबंधी विधेयक पारित हुआ। इस कानून के तहत हड़ताल, दंगों, बंद और आंदोलन में सरकारी के साथ साथ निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी। एक दावा अभिकरण का गठन किया जाएगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्तियों का प्राधिकारी एक दावा अभिकरण में अपना दावा पेश कर सकेगा। दावे का निपटान भी निश्चित समय अवधि में होगा, ताकि जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई हो सके। यदि किसी आंदोलन, बंद आदि में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है तो इसकी भरपाई बंद या आंदोलन का आह्वान करने वाले नेता से की जाएगी। क्षतिग्रस्त संपत्ति की भरपाई के अलावा 8 लाख तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण पर सरकारी अमल का खर्च भी वही भरेगा। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024। इसका प्रारंभ 13 अगस्त 2024 को शुरू किया गया। 6 लाख तक की छूट सालाना ब्याज पर मिलेगी और स्टॉक ड्यूटी भी माफ होगी। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 को देखें तो यह 13 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी। 6 लाख तक की छूट सालाना ब्याज पर इसमें मिलेगी और स्टाम्प ड्यूटी भी इसमें माफ होगी। योजना का लाभ उठाने वाले उद्यमी को प्रदेश के स्थानीय निवासियों को न्यूनतम 70% रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। योजना का लाभ उठाने वाले उद्यमी को प्रदेश के स्थायी निवासियों को न्यूनतम 70% रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। 5 करोड़ रुपए से कम की परियोजनाओं पर 1.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी होगी। सीमांत जिलों में 33 लाख के साथ ही 30% अतिरिक्त सब्सिडी होगी। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना जो 13 अगस्त 2024 को शुरू हुई। 6 लाख तक की छूट सालाना ब्याज पर मिलेगी। स्टाम्प ड्यूटी भी इसमें माफ होगी। योजना का लाभ उठाने वाले उद्यमी को प्रदेश के स्थायी निवासियों को न्यूनतम 70% रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। 5 करोड़ रुपए से कम की परियोजनाओं पर 1.5 करोड़ की सब्सिडी होगी। सीमांत जिलों में 33 लाख के साथ ही 30% अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी। नीति आयोग की 2023-24 एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड। नीति आयोग की 2023-24 की एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड के बारे में देखते हैं तो पहले स्थान पर केरल के साथ उत्तराखंड को 79 अंकों के साथ जगह मिली है। पहले स्थान पर उत्तराखंड को केरल के साथ 79 अंकों के साथ एक रैंक मिली है। दूसरी रैंक तमिलनाडु की है और तीसरे स्थान पर गोवा और हिमाचल प्रदेश संयुक्त रूप से हैं। तो नीति आयोग की 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स को देखें तो पहले स्थान पर उत्तराखंड केरल के साथ 79 अंक के साथ है। दूसरे स्थान पर 78 अंक के साथ तमिलनाडु है। तीसरे स्थान पर 77 अंक के साथ गोवा और हिमाचल संयुक्त रूप से हैं। इसमें अंतिम स्थान बिहार का है 57 अंकों के साथ। उत्तराखंड का सतत अंक एवं क्रम को देखें तो हम अपने सभी एसडीजी अंकों के साथ इसे देखते हैं तो
हमारे एसडीजी के 17 लक्ष्य हैं, जिनमें एसडीजी 1 कोई गरीब नहीं, एसडीजी 1 कोई गरीब नहीं, एसडीजी 2 शून्य भूख, एसडीजी 3 अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, चौथा लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लक्ष्य लैंगिक समानता, छठा लक्ष्य स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवां लक्ष्य सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां लक्ष्य सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, नौवां लक्ष्य उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, दसवां लक्ष्य असमानता और में कमी, 11वां लक्ष्य टिकाऊ शहर और समुदाय, 12वां लक्ष्य सतत उपभोग और उत्पादन, 13वां लक्ष्य जलवायु कार्रवाई, 15वां लक्ष्य भूमि पर जीवन और 16वां लक्ष्य शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं हैं। यदि हम एसडीजी फर्स्ट को देखें तो इसमें हमें 65 अंक के साथ 6 रैंक मिली है। इसमें 2018 में 65 अंक के साथ 6 रैंक मिली थी, 19 में 64 अंक के साथ 7 रैंक मिली थी, 20 में 74 अंक के साथ 7 रैंक मिली थी और 23 में 83 अंक के साथ 5 रैंक मिली है। एसडीजी 2 में शून्य भूख में 66 अंकों के साथ 2023 में 11 रैंक मिली है। एसडीजी 3 अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली में 84 अंकों के साथ दूसरा स्थान है। गुणवत्ता और शिक्षा एसडीजी 4 में 73 अंकों के साथ छठा स्थान है। एसडीजी 5 लैंगिक समानता में 56 अंकों के साथ 8वां स्थान है। एसडीजी 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता में 94 अंकों के साथ छठा स्थान है। एसडीजी 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में 100 अंकों के साथ पहला स्थान है। एसडीजी 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास में 80 अंकों के साथ 7वां स्थान है। एसडीजी 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे में 62 अंकों के साथ 7वां स्थान है। एसडीजी 10 असमानता में कमी में 69 अंकों के साथ 13वां स्थान है। एसडीजी 11 टिकाऊ शहर और समुदाय में 89 अंकों के साथ चौथा स्थान है। एसडीजी 12 सतत उपभोग और उत्पादन में 86 अंकों के साथ 8वां स्थान है। एसडीजी 13 जलवायु कार्रवाई में 71 अंकों के साथ 10वां स्थान है। एसडीजी 15 भूमि पर जीवन में 94 अंकों के साथ तीसरा स्थान है। एसडीजी 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं में 81 अंकों के साथ 8वां स्थान मिला है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड को 2018 में 10वें, 2020 में चौथे और 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो एसडीजी कार्यान्वयन की गति को दर्शाता है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड को 2018 में 10वां, 2020 में चौथा और 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो एसडीजी कार्यान्वयन की गति को दर्शाता है। उत्तराखंड विजन राज्य के लिए 15 सतत विकास लक्ष्यों को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। ये 4 समूह हैं: सतत आजीविका, मानव विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय शिक्षा। राज्य के लिए 15 सतत विकास लक्ष्यों को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। ये 4 समूह हैं, जिनमें से पहला समूह सतत आजीविका, मानव विकास, दूसरा समूह, तीसरा समूह सामाजिक विकास और चौथा समूह पर्यावरणीय स्थिरता है। जल में जीवन से संबंधित सतत विकास लक्ष्य 14 को राज्य में लागू नहीं किया गया है, जबकि सतत विकास लक्ष्य 17 लक्ष्यों के लिए वैश्विक भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर लागू है। तो यदि हम अपने पहले समूह सतत आजीविका को देखें तो इसमें गरीबी का अंत करना, लक्ष्य 1 गरीबी का अंत करना, लक्ष्य 2 भुखमरी समाप्त करना, लक्ष्य 8 सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास तथा लक्ष्य 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। अपने पहले समूह सतत आजीविका के अंतर्गत लक्ष्य 1 गरीबी का अंत करना, लक्ष्य 2 भुखमरी समाप्त करना, लक्ष्य 8 सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास तथा लक्ष्य 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास इस समूह में शामिल है। अपने दूसरे समूह मानव विकास की बात करें तो इसके अंतर्गत लक्ष्य 3 लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता, लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और लक्ष्य 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता शामिल है। यदि हम अपने लक्ष्य 3 सामाजिक विकास की बात करें तो इसके अंतर्गत लक्ष्य 5 लैंगिक समानता, लक्ष्य 10 असमानताओं में कमी करना और लक्ष्य 16 शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं शामिल हैं। यदि हम अपने चौथे लक्ष्य पर्यावरणीय स्थिरता की बात करें तो इसके अंतर्गत लक्ष्य 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, लक्ष्य 11 टिकाऊ शहर और सामुदायिक विकास, लक्ष्य 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद, लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई और लक्ष्य 15 स्थानीय जीवों की सुरक्षा शामिल है। राज्य के लिए 15 सतत विकास लक्ष्यों को
चार समूह में वर्गीकृत किया गया है। ये चार समूह सतत आजीविका, मानव विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता हैं। जल में जीवन से संबंधित सतत विकास लक्ष्य 14 को राज्य में लागू नहीं किया गया है, जबकि सतत विकास लक्ष्य 17 लक्ष्यों के लिए वैश्विक भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर लागू है। अपने पहले समूह सतत आजीविका के अंतर्गत लक्ष्य 1 गरीबी का अंत करना, लक्ष्य 2 भुखमरी समाप्त करना, लक्ष्य 8 सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास तथा लक्ष्य 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। अपने दूसरे समूह मानव विकास के अंतर्गत लक्ष्य 3 लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता, लक्ष्य 4 गुणवत्तापरक शिक्षा और लक्ष्य 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता शामिल हैं। तीसरे समूह सामाजिक विकास की बात करें तो लक्ष्य 5 लैंगिक समानता, लक्ष्य 10 असमानताओं में कमी करना और लक्ष्य 16 शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं शामिल हैं। अपने चौथे समूह पर्यावरणीय स्थिरता की बात करें तो लक्ष्य 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, लक्ष्य 11 टिकाऊ शहर और सामुदायिक विकास, लक्ष्य 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद, लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई और लक्ष्य 15 स्थानीय जीवों की सुरक्षा शामिल हैं। यदि हम अपने उपचुनाव 2024 की बात करें तो केदारनाथ सीट से आशा नोटियाल जी विजेता रही हैं, जो बीजेपी पार्टी से हैं। इन्हें 67.64% मतदान मिला है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात करें तो लखपत सिंह बुटोला, जो कांग्रेस पार्टी से जीते हैं और इस सीट पर 68.24% मतदान हुआ है। मंगलौर विधानसभा का चुनाव जो कुछ दिन पहले हुआ था, काजी निजामुद्दीन यहाँ से जीते थे, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। यहाँ 51.43% मतदान हुआ है। हाल ही में जो केदारनाथ सीट पर चुनाव हुआ है, उसमें आशा नोटियाल जी, जो बीजेपी पार्टी से हैं, 67.64% यहाँ मतदान हुआ है। बद्रीनाथ और मंगलौर में मतदान कुछ समय पहले हुआ था। लखपत सिंह बुटोला जी, जो कांग्रेस से हैं, वह विधायक बने हैं। 68.24% यहाँ मतदान हुआ है। काजी निजामुद्दीन जी मंगलौर से विधायक बने हैं, जो कांग्रेस से हैं। 51.43% यहाँ मतदान हुआ है। केदारनाथ में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत जी थे। पांचवें ओलंपिक खेल इसका आयोजन 20 से 27 सितंबर को हुआ है। पांचवें राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन 20 से 27 सितंबर को हुआ है। रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी और नैनीताल, हरिद्वार व देहरादून में 20 से 27 सितंबर को पांचवें राज्य ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ है। दिए गए स्थानों में सर्वाधिक प्रतियोगिता 23 प्रतियोगिता रुद्रपुर में हुई है। पांचवीं राज्य ओलंपिक खेल की शुरुआत शुक्रवार से मनोज सरकार स्टेडियम से हो रही है। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर देहरादून और निचले स्थान पर उत्तरकाशी रहा है। पांचवें राज्य ओलंपिक खेलों में 20 रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून में आयोजन 20 से 27 सितंबर को हुआ था। इसमें दिए गए स्थानों में सर्वाधिक प्रतियोगिता 23 प्रतियोगिताएं रुद्रपुर में हुई। पांचवीं राज्य ओलंपिक खेल की शुरुआत शुक्रवार से मनोज सरकार स्पोर्ट स्टेडियम से हुई थी। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर देहरादून और निचला स्थान पर उत्तरकाशी रहा है। देहरादून को यहाँ 74 स्वर्ण, 46 रजत और 58 कांस्य पदक मिले हैं। उधम सिंह नगर को दूसरा स्थान, 52 स्वर्ण, 71 रजत और 53 कांस्य मिले हैं। और सबसे कम हमने देखा उत्तरकाशी को केवल 1 रजत और 5 कांस्य मिले हैं। पहले स्थान पर देहरादून, दूसरे स्थान पर उधम सिंह नगर और तीसरे स्थान पर नैनीताल है। और सबसे अंत में हमारा उत्तरकाशी जिला है, जिसे केवल 6 ही पदक मिले हैं। राज्य में राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण। राज्य आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दिया गया। वर्ष 2004 में आरक्षण देने का शासनादेश जारी हुआ था। नैनीताल हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगाई थी। वर्ष 2015 में हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए इस आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया था। वर्ष 2015 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आरक्षण विधेयक को विधानसभा से पारित कर राजभवन को भेज दिया था। सितंबर 2022 में 7 साल के बाद राजभवन ने विधेयक को वापस लौटाया था। 1 सितंबर 2023 को कैबिनेट ने विधेयक को पारित किया। 8 सितंबर 2023 को प्रवर समिति ने रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी। 7 फरवरी 2024 को सदन ने विधेयक पारित कर राजभवन भेजा और इस विधेयक को रक्षाबंधन 18 अगस्त के दिन माननीय राज्यपाल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। राज्य में राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण की जर्नी को देखें तो राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण की बात की गई थी। वर्ष 2004 में आरक्षण देने का शासनादेश जारी हुआ था। नैनीताल हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगाई थी। वर्ष 2015 में हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए इस आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। वर्ष 2015 में
तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आरक्षण विधेयक को विधानसभा से पारित कर राजभवन भेजा था। सितंबर 2022 में 7 साल के बाद राजभवन ने विधेयक को वापस लौटाया था। 1 सितंबर 2023 को कैबिनेट ने विधेयक को पारित किया। 8 सितंबर 2023 को प्रवर समिति ने रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी। 7 फरवरी 2024 को सदन ने विधेयक पारित कर राजभवन भेजा और इस विधेयक को रक्षाबंधन 18 अगस्त पर माननीय राज्यपाल द्वारा मंजूरी दी गई है। तिलु रोतेली पुरस्कार 2023। तिलु रोतेली पुरस्कार 2023। तिलु रोतेली पुरस्कार 2023 प्रतिवर्ष 8 अगस्त को प्रदेश की सशक्त नारियों को उनकी उपलब्धियों के लिए तिलु रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2022 से तिलु रोतेली पुरस्कार की सम्मान राशि को 31,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया है। तिलु रोतेली पुरस्कार की शुरुआत 2009 से हुई थी। प्रतिवर्ष 8 अगस्त को प्रदेश की सशक्त नारियों को उनकी उपलब्धियों के लिए तिलु रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2022 से तिलु रोतेली पुरस्कार की सम्मान राशि को 31,000 से बढ़ाकर 51,000 किया गया है। तिलु रोतेली पुरस्कार की शुरुआत 2009 से हुई थी। 13 सम्मानित महिलाएं जिन्हें इस बार के लिए तिलु रोतेली पुरस्कार मिला है। पौड़ी से अंकिता ध्यानी, बागेश्वर से नेहा देवली, उधम सिंह नगर से मनदीप कौर। पौड़ी से अंकिता ध्यानी जो एक एथलीट हैं, बागेश्वर से नेहा देवली जो ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं, उधम सिंह नगर से मनदीप कौर जो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, अल्मोड़ा से प्रीति गोस्वामी जो दिव्यांग तैराक खिलाड़ी हैं, चंपावत से सोनिया आर्य जो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं, उत्तरकाशी से गीत गैरोला जो सामाजिक कार्य या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हैं, टिहरी गढ़वाल से रीना उनियाल जो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हैं, रुद्रप्रयाग से विनीता देवी जो बहादुरी से संबंधित हैं, पिथौरागढ़ से शकुंतला दताल जो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हैं, नैनीताल से सुधा पाल जो भौतिक विज्ञान क्षेत्र से संबंधित हैं, हरिद्वार की संगीता राणा जो पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं, देहरादून से डॉक्टर माधुरी बड़थवाल जो लोक गायक हैं, नर्मदा देवी चमोली से नर्मदा देवी जो हस्तशिल्प से संबंधित हैं। प्रतिवर्ष 8 अगस्त को प्रदेश की सशक्त नारियों को उनकी उपलब्धियों के लिए तिलु रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2022 से तिलु रोतेली पुरस्कार की सम्मान राशि 31,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी गई है। तिलु रोतेली पुरस्कार की शुरुआत 2009 से हुई थी। इस बार 13 महिलाओं को तिलु रोतेली पुरस्कार दिया गया है। पौड़ी से अंकिता ध्यानी को जो एक एथलीट हैं, बागेश्वर जिले से नेहा देवली को जो एक ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं, उधम सिंह नगर जिले से मनदीप कौर को जो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, अल्मोड़ा से प्रीति गोस्वामी को जो दिव्यांग तैराकी खिलाड़ी हैं, चंपावत से सोनिका आर्य को जो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं, उत्तरकाशी से गीत गैरोला को जो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हैं, टिहरी गढ़वाल से रीना उनियाल को जो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हैं, रुद्रप्रयाग से विनीता देवी को जो एक बहादुर महिला हैं, पिथौरागढ़ से शकुंतला दताल को जो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हैं, नैनीताल से सुधा पाल को जो भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं, हरिद्वार से संगीता राणा को जो पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं, देहरादून से डॉक्टर माधुरी बड़थवाल को जो एक लोक गायक हैं, चमोली से नर्मदा देवी को जो हस्तशिल्प से संबंधित हैं। इन 13 महिलाओं को इस बार का तिलु रोतेली पुरस्कार मिला है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, इसकी कुल लंबाई 125.20 किलोमीटर है। इसमें कुल स्टेशन 13 हैं। इसका कार्य 2019 से प्रारंभ हुआ था। 17 सुरंगों से होकर यह रेल परियोजना गुजरेगी। इसे पूर्ण करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। सबसे लंबी सुरंग देवप्रयाग से जनासू के बीच 14.08 किलोमीटर की होने वाली है। सबसे छोटी सुरंग सेवड़ से कर्णप्रयाग के बीच 200 मीटर की होने वाली है। परियोजना के तहत वीरभद्र, योगनगरी, ऋषिकेश, शिवपुरी, सुयासी, देवप्रयाग, जनासू, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, धौलतीर, गोचर, कर्णप्रयाग व 13 स्टेशन बनने हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए पहला सर्वे 1919 में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर J.L. क्ले ने करवाया था। टनल बोरिंग मशीन शिव व शक्ति हैं। कुल लंबाई ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की कुल लंबाई 125.20 किलोमीटर है। इसमें कुल स्टेशन 13 हैं। जो 13 स्टेशन की बात करें तो वीरभद्र, योगनगरी, ऋषिकेश, शिवपुरी, व्यासी, देवप्रयाग, जनासू, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, धौलतीर, गोचर और कर्णप्रयाग, ये 13 स्टेशन हैं। और अभी हाल ही में यूके SSSC ने यह 13 स्टेशन में से पूछे हैं।
इसका कार्य शुरू 2019 में हुआ है। 17 सुरंगों से होकर यह रेल परियोजना गुजरेगी। इसे पूर्ण करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। इसकी सबसे लंबी सुरंग देवप्रयाग से जनासू के बीच 14.08 किलोमीटर है और सबसे छोटी सुरंग सेवढ़ से कर्णप्रयाग के बीच 200 मीटर की है। 13 स्टेशन हमने अभी देखे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए पहला सर्वे 1919 में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर J.L. क्ले ने करवाया था। टनल बोरिंग मशीन को इसमें शिव व शक्ति नाम दिया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 यह 28 जनवरी से 14 फरवरी तक प्रस्तावित हैं। इसका शुभंकर मोनाल रखा गया है। इसमें कुल 38 प्रतियोगिताएं होने वाली हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 इसका शुभंकर यह 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होने वाले हैं। इसका शुभांकर मोनाल रखा गया है। इसमें कुल प्रतियोगिताएं 38 होने वाली हैं। गढ़वाल में 23 और कुमाऊं में 15 तरह की खेल प्रतियोगिताएं होंगी। खेल हेतु 7 शहरों का चयन किया गया है। गढ़वाल में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और कुमाऊं में हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर व गुलर भुज को चुना गया है। गढ़वाल में 23 और कुमाऊं में 15 तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। खेल हेतु 7 शहरों का चयन किया गया है। गढ़वाल में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और कुमाऊं में हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर व गुलर भुज को चुना गया है। खेलों के दौरान देहरादून और हल्द्वानी 2 प्रमुख केंद्रों के रूप में खेल गांव बनेंगे। राष्ट्रीय खेल में 32 खेलों का और 4 प्रदर्शनियों खेलों का, जिनमें योगासन, मलखंब, राफ्टिंग, कलिपट्टू का आयोजन होगा। राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर 2 गुना इनाम मिलने की घोषणा की गई है। गोल्ड जीतने पर 6 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी जनपदों में टीमें गठित की गई हैं। राष्ट्रीय खेल में टॉप 5 में आने का लक्ष्य रखा गया है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए थे और उत्तराखंड का इसमें 25वां स्थान मिला था। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होने वाले हैं। इनका शुभंकर मोनाल है। कुल प्रतियोगिताएं 38 होने वाली हैं। गढ़वाल में 23 और कुमाऊं में 15 तरह की खेल प्रतियोगिताएं होंगी। खेल हेतु 7 शहरों का चयन किया गया है, जिनमें गढ़वाल में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और कुमाऊं में हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर व गुलर भुज को चुना गया है। खेल के दौरान देहरादून और हल्द्वानी में 2 प्रमुख केंद्रों के रूप में खेल गांव बनेंगे। राष्ट्रीय खेल में 32 खेलों का और 4 प्रदर्शनी खेलों का, जिसमें योगासन, मलखंब, राफ्टिंग व कलिपट्टू का आयोजन होगा। राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर 2 गुना इनाम मिलने की घोषणा की गई है। गोल्ड जीतने पर 6 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी जनपदों में टीम गठित की गई है। राष्ट्रीय खेल में टॉप 5 में आने का लक्ष्य रखा गया है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे और उत्तराखंड का 25वां स्थान था। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए थे। राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री के 9 आग्रह। राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री के 9 आग्रह उत्तराखंडियों से 5 आग्रह किए हैं और पर्यटकों से 4 आग्रह किए हैं। राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने 9 आग्रह किए हैं, जिसमें उत्तराखंडियों से 5 आग्रह और पर्यटकों से 4 आग्रह किए हैं। उत्तराखंडियों से 5 आग्रह के देखें तो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जैसी बोलियों को संरक्षण करें और नई पीढ़ियों को सिखाएं। पर्यावरण संरक्षण हेतु 1 पेड़ मां के नाम पर लगाएं। नौलोधारों को संरक्षित करें। जल स्वच्छता अभियान में भाग लें। जड़ों से जुड़ें। खासकर रिटायरमेंट के बाद गांव में समय बिताएं। तिवारी वाले घरों का संरक्षण करें और उन्हें होम स्टे में बदलकर आय का साधन बनाएं। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जैसी बोलियों का संरक्षण करें और नई पीढ़ियों को सिखाएं। पर्यावरण संरक्षण हेतु 1 पेड़ मां के नाम पर लगाएं। नौलोधारों का संरक्षित करें और जल स्वच्छता अभियानों में भाग लें। जड़ों से जुड़े, खासकर रिटायरमेंट के बाद गांव में समय बिताएं। तिवारी वाले घरों का संरक्षण करें, उन्हें होम स्टे में बदलकर आय का साधन बनाएं। पर्यटकों से किए जाने वाले 4 आग्रह, जिसमें हिमालय में स्वच्छता का ध्यान रखें और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। अपनी यात्रा का 5% खर्च स्थानीय उत्पाद पर करें। पहाड़ों में ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सुरक्षा को ध्यान रखें। धार्मिक स्थलों पर रीति रिवाज और मर्यादा का सम्मान करें। हिमालय में स्वच्छता का ध्यान रखें और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। अपनी यात्रा का 5% खर्च स्थानीय उत्पादों पर करें। पहाड़ों में ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सुरक्षा का ध्यान रखें। धार्मिक स्थलों पर रीति रिवाज और मर्यादा का सम्मान करें। 5 आग्रह उत्तराखंडियों से और 4 आग्रह पर्यटकों से किए हैं। नियुक्ति, उत्तराखंड में होने वाली नियुक्ति।
न्यायाधीश नरेंद्र उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। न्यायाधीश नरेंद्र जी उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। डॉक्टर साकेत बड़ोला को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टिहरी के निवासी लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को असम राइफल्स में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 13वें पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ जी बने हैं। न्यायाधीश नरेंद्र उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। डॉक्टर साकेत बड़ोला को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टिहरी के निवासी लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को असम राइफल्स में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 13वें पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ बने। राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का 1 मार्च को निधन हो गया। अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश व मिजोरम के भी राज्यपाल रहे हैं। राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का 1 मार्च को निधन हो गया। अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश व मिजोरम के भी राज्यपाल रहे हैं। प्रहलाद मेहरा जी का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध लोक संगीत से था। मुरारी लाल जी का हाल ही में निधन हो गया। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का 1 मार्च को निधन हो गया। अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश व मिजोरम के भी राज्यपाल रहे हैं। प्रहलाद मेहरा जी का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध लोक संगीत से था। मुरारी लाल जी का हाल ही में निधन हो गया। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता रहे एल.पी. नैथानी का हाल ही में निधन हो गया। उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता रहे एल.पी. नैथानी का हाल ही में निधन हो गया। मधुकांत प्रेमी वशिष्ठ पत्रकार का हाल ही में निधन हुआ। केदारनाथ से भाजपा विधायक सैला रानी रावत का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूर्व विधायक चंद्रशेखर भट्टेवाले का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो भगवानपुर से विधायक थे। वन निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का 55 साल की उम्र में निधन हो गया। उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता रहे एल.पी. नैथानी का हाल ही में निधन हुआ। मधुकांत प्रेमी वशिष्ठ पत्रकार का हाल ही में निधन हुआ। केदारनाथ से भाजपा विधायक सैला रानी रावत का 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ और वहां पर फिर उपचुनाव हुए और दोबारा वहां पर बीजेपी ही जीती। पूर्व विधायक चंद्रशेखर भट्टेवाले का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अभी हाल ही में वन निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का 55 साल की उम्र में निधन हुआ है। पर्यटन गांव पुरस्कार। उत्तराखंड के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तरकाशी का जखोल गांव साहसिक पर्यटन के लिए और उत्तरकाशी के हरसिल व पिथौरागढ़ के गुंजी को वाइब्रेंट विलेज के रूप में चुना गया है। बागेश्वर के सूपी गांव को कृषि पर्यटन में चुना गया है। उत्तराखंड के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी के जखोल गांव को साहसिक पर्यटन का पुरस्कार मिला है। उत्तरकाशी के हरसिल व पिथौरागढ़ के गुंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज के रूप में पुरस्कार मिला है। बागेश्वर के सूपी गांव को कृषि पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार मिला है। ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट सूचकांक। ग्रोस इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट सूचकांक जीईपी, ग्रोस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स जीईपी। उत्तराखंड ग्रोस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट सूचकांक जीईपी जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड जीईपी जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके मुख्यतः 4 घटकों के आधार पर तैयार किया गया है। वन, वायु, जल और मृदा। वन, वायु, जल और मृदा के आधार पर जीईपी को वन, वायु, जल और मृदा के आधार पर जीईपी को तैयार किया गया है। जीईपी का मतलब है पर्यावरण की वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को पैसे में बदलना है। साफ हवा और पानी से लोगों को होने वाले फायदे का भी पैसे में हिसाब लगाना जीईपी कहलाता है। जीईपी सूचकांक 2020-22 के तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार 0.22% की वृद्धि हुई है। जीईपी सूचकांक को हैस्को के सहयोग से तैयार किया गया है। उत्तराखंड ग्रोस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें मुख्यतः 4 घटकों के आधार पर तैयार किया गया है। वन, वायु, जल और मृदा। जीईपी का मतलब है पर्यावरण की वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को पैसे में बदलना है। साफ हवा और पानी से लोगों को होने वाले फायदों का भी पैसे में हिसाब लगाना जीईपी कहलाता है। जीईपी सूचकांक 2020 से 22 के तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार 0.22% की वृद्धि हुई है। जीईपी सूचकांक को हैस्को के सहयोग से तैयार किया गया है। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024। राज्य स्थापना दिवस पर शनिवार को देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 विभूतियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान, जो पौड़ी जिले के गमाणा गांव निवासी हैं, 30 सितंबर 2022 को इन्होंने सीडीएस का पदभार संभाला था। लोकनायक प्रीतम भरतवाण, जो टिहरी जिले के रायपुर ब्लॉक के सिला गांव निवासी हैं, 2019 में इन्हें पद्मश्री मिला था। अभिनेता हेमंत पांडे, जो कुमाऊं के नाथुपुर चौपाल के निवासी हैं, और समाज सुधारक माता मंगला जी, जो हंस फाउंडेशन की संस्थापक हैं, और चिकित्सक महेश कुड़ियाल जी, जो उत्तराखंड के पहले न्यूरोसर्जन हैं। राज्य स्थापना दिवस
पर शनिवार को देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 विभूतियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान जी, जो पौड़ी जिले के गवाना गांव निवासी हैं, 30 सितंबर 2022 को इन्होंने सीडीएस का पदभार संभाला था। लोक गायक प्रीतम भरतवाण जी, जो टिहरी जिले के रायपुर ब्लॉक के सिला गांव निवासी हैं, 2019 में इन्हें पद्मश्री मिला था। अभिनेता हेमंत पांडे, जो कुमाऊं के नाथीपुर चौपाल के निवासी हैं, समाज सुधारक माता मंगला जी, जो हंस फाउंडेशन की संस्थापक हैं, और चिकित्सक महेश कुडियाल जी, जो उत्तराखंड के पहले न्यूरो सर्जन हैं। इन 5 विभूतियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है। विवेकानंद यूथ अवार्ड सराहनीय कार्य करने वाले युवक व महिला मंगल दल को इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल। युवक मंगल दल में देखें तो जागलिया गांव भीमताल, नागर ज्वालापुर जो डोईवाला, डाडा जलालपुर, और महिला मंगल दल में देखें तो हरिपुर कला डोईवाला, दोगड़ा भीमताल और मुडियानी चंपावत। जागलिया गांव भीमताल, नागर ज्वालापुर जो डोईवाला में है, और डाडा जलालपुर युवक मंगल दल, और महिला मंगल दल में हरिपुर कला डोईवाला, दोगड़ा भीमताल और मुडियानी चंपावत को युवक व महिला मंगल दल को सम्मानित किया गया है। वीरता पदक पुरस्कार की सरकार ने राशि बढ़ा दी है। वीरता पदक पुरस्कार की सरकार ने राशि बढ़ा दी है। अब परमवीर चक्र पर 30 लाख की बजाय 50 लाख मिलेंगे। महावीर चक्र पर 35 लाख मिलेंगे, पहले 20 लाख मिलते थे। वीर चक्र पर 15 लाख की जगह 35 लाख मिलेंगे। वार टू द सेना मेडल में देखें तो सेना मेडल गैलेट्री पर पहले 7 लाख थे, अब 15 लाख मिलेंगे। मैसन इन डिस्पैच पर पहले 3.5 लाख थे, अब 10 लाख मिलेंगे। सर्वोत्तम युद्ध सेना मेडल पर 7 लाख ही, अब 7 लाख ही मिलेंगे। उत्तम युद्ध सेना मेडल पर 5 लाख और युद्ध सेना मेडल पर 4 लाख मिलेंगे। अशोक चक्र पर 30 लाख की जगह अब 50 लाख मिलेंगे। कीर्ति चक्र मिलने पर 20 लाख की जगह 35 लाख और शौर्य चक्र मिलने पर 15 लाख की जगह 25 लाख मिलेंगे। वीरता पुरस्कार की सरकार ने राशि बढ़ा दी है। परमवीर चक्र पर 30 लाख की जगह अब 50 लाख मिलेंगे। महावीर चक्र पर 20 लाख की जगह 35 लाख और वीर चक्र पर 15 लाख की जगह 25 लाख। सेना मेडल गैलेट्री पर 7 लाख की जगह 15 लाख। मेसन ईस्ट डिस्पैच पर 3.5 लाख की जगह 10 लाख। सर्वोत्तम युद्ध सेना मेडल पर 7 लाख। उत्तम युद्ध सेना मेडल पर सेम 5 लाख और युद्ध सेवा मेडल पर पहले की तरह ही 4 लाख। अशोक चक्र में अब 30 लाख की जगह 50 लाख। कीर्ति चक्र पर 30 लाख की जगह 35 लाख और शौर्य चक्र पर 15 लाख की जगह 25 लाख मिलेंगे। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा सेवेनिंग छात्रवृत्ति योजना 2024 राज्य सरकार और फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस AFCDO के बीच योजना को लेकर 14 अगस्त 2024 को हस्ताक्षर हुए। इस योजना में राज्य के अधीन विश्वविद्यालय परिसरों एवं शासकीय महाविद्यालयों के अधिकतम 5 आवेदकों को यूनाइटेड किंगडम के किसी भी विश्वविद्यालय में अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम में 1 वर्ष के लिए मास्टर कोर्स के अध्ययन का अवसर मिलेगा, जिसके लिए राज्य सरकार चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति देगी। राज्य सरकार फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO के बीच योजना को लेकर 14 अगस्त 2024 को हस्ताक्षर हुए। इस योजना में राज्य के अधीन विश्वविद्यालय परिसरों एवं शासकीय महाविद्यालयों के अधिकतम 5 आवेदकों को यूनाइटेड किंगडम के किसी भी विश्वविद्यालय में अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम में 1 वर्ष के लिए मास्टर कोर्स के अध्ययन का अवसर मिलेगा, जिसके लिए राज्य सरकार चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति भी देगी। उत्तराखंड के हर जिले का एक गाँव आयुष गाँव बनेगा व वेलनेस केंद्र भी खोले जाएंगे, जिसमें आयुष गांव के लिए गांव चयनित किए गए हैं। नैनीताल का सिलोटी पंत, अल्मोड़ा का सैल रोतेला गांव, बागेश्वर का कमी गांव, पिथौरागढ़ का माजिर काड़ा गांव, उधम सिंह नगर का प्रतापपुर गांव, चंपावत का सैलानी गोट, चमोली का घेस गांव, देहरादून का कयारकली, रुद्रप्रयाग का पोंथी, उत्तरकाशी का हरसिल, टिहरी का दुधौली, पौड़ी का पोखरी और हरिद्वार का सुभाषगढ़ गांव। उत्तराखंड के हर जिले का एक गांव आयुष गांव व वेलनेस केंद्र भी खोले गए हैं, जिनके लिए नैनीताल का सिलोटी पंत, अल्मोड़ा का सैल रोता गांव, बागेश्वर का कर्मी, पिथौरागढ़ का माजिर काड़ा, उधम सिंह नगर का प्रतापपुर, चंपावत का सोलानी गोट, चमोली का घैस गांव, देहरादून का कयारकली, रुद्रप्रयाग का पोंथी, उत्तरकाशी का हरसिल, टिहरी का दुधौली, पौड़ी का पोखरी, हरिद्वार का सुभाषगढ़ चुना गया है। उत्तराखंड में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक मॉडल आयुष ग्राम बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रत्येक आयुष ग्राम को हर वर्ष राशि दी जाएगी। 3 लाख की राशि दी जाएगी। उत्तराखंड में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक मॉडल आयुष ग्राम बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रत्येक आयुष ग्राम को 3 लाख की राशि दी जाएगी। उत्तराखंड की राजभाषा देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सभी 13 जनपदों में एक संस्कृत गांव बनाने की घोषणा की है। उत्तराखंड की राजभाषा देववाणी संस्कृत को
बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 13 जनपदों में एक एक संस्कृत गांव बनाने की घोषणा की है। देहरादून के भोगपुर गांव, टिहरी के मुखेंग गांव, उत्तरकाशी के कोट गांव, रुद्रप्रयाग के बेजी गांव, चमोली के डीमर गांव, पौड़ी के गोदा गांव, हरिद्वार के न्यूपुर व पंजनहेड़ी, पिथौरागढ़ के उर्ग गांव, चंपावत के कारकी, अल्मोड़ा के पाड़ी कोटा, बागेश्वर के सेरी ग्राम को चुना गया है। देहरादून के भोगपुर, टिहरी के मुखेम, उत्तरकाशी के कोट गांव, रुद्रप्रयाग के बेजी ग्राम, चमोली के डीमर ग्राम, पौड़ी के गोदा ग्राम, हरिद्वार के नूरपुर व पंजनहेड़ी, पिथौरागढ़ के उर्ग ग्राम, चंपावत के कारकी ग्राम, अल्मोड़ा के पोडकोटा ग्राम, बागेश्वर के सेरी ग्राम को संस्कृत गांव के रूप में चुना गया है। पेरिस ओलंपिक खेल 2024, इसमें उत्तराखंड से लक्ष्य सेन, परमजीत सिंह बिष्ट, सूरज पंवार व अंकिता ध्यानी को चुना गया है, जिसमें लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, परमजीत सिंह बिष्ट वॉक रेस से संबंधित हैं, सूरज पंवार पैदल चाल मिक्स मैराथन से संबंधित हैं और अंकिता ध्यानी जी भी हमारी धावक हैं। उत्तराखंड से ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हरदयाल सिंह, जो 1956 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। उत्तराखंड से प्रतिभाग करने वाले लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी, परमजीत सिंह वॉक रेस से संबंधित, सूरज पंवार पैदल चाल मिक्स मैराथन और अंकिता ध्यानी जी एक धावक हैं। गुरमीत और वंदना कटारिया 2 बार ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। गुरमीत और वंदना कटारिया 2 बार ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। राज्य से ओलंपिक में प्रतिभा कर चुके खिलाड़ी की लिस्ट देखें तो हरदयाल सिंह हॉकी से 1956 में, राम बहादुर छेत्री फुटबॉल से 1960 में, सैयद अली हॉकी से 1964 में, त्रिलोक सिंह जिम्नास्टिक से 1964 में, नरेंद्र सिंह बिष्ट बॉक्सिंग से 1992 में, राजेंद्र सिंह रावत हॉकी से 1998 में, सुरेंद्र सिंह भंडारी एथलेटिक्स से 2008 में, गुरमीत सिंह एथलेटिक्स से 2012 व 16 में, मनीष रावत एथलेटिक्स से 2016 में, जितेंद्र सिंह रावत एथलेटिक्स से 2016 में, वंदना कटारिया हॉकी से 2016 व 2022 में, जगदीश सिंह स्कीइंग से 2018 में विंटर ओलंपिक में गए थे। गुरमीत सिंह और वंदना कटारिया 2 बार ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। इस बार लक्ष्य सेन बैडमिंटन से, परमजीत सिंह वॉक रेस में, सूरज पंवार पैदल चाल व मिक्स मैराथन में, अंकिता ध्यानी धावक में हिस्सा ले चुकी हैं। राज्य से ओलंपिक में हरदयाल सिंह हॉकी से 1956 में, राम बहादुर छेत्री फुटबॉल से 1960 में, सैयद अली हॉकी से 1964 में, त्रिलोक सिंह जिम्नास्टिक से 1964 में, नरेंद्र सिंह बिष्ट बॉक्सिंग से 1992 में, राजेंद्र सिंह रावत हॉकी से 1998 में, सुरेंद्र सिंह भंडारी एथलेटिक्स से 2008 में, गुरमीत सिंह एथलेटिक्स से 2012 व 16 में, मनीष रावत एथलेटिक्स से 2016 में, जितेंद्र सिंह रावत एथलेटिक्स से 2016 में, वंदना कटारिया हॉकी से 2016 व 22 में, जगदीश सिंह स्कीइंग से 2018 में विंटर ओलंपिक में गए थे। अभिनव बिंद्रा ने वर्ष 2008 में ओलंपिक में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया था। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अमीषा रावत ने भी प्रतिभाग किया था। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अमीषा रावत ने भी प्रतिभाग किया था। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि योजना। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना को अब ग्रामोत्थान योजना के नाम से जाना जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका को उद्यमिता से जोड़कर सशक्त करना है। रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर योजना के नाम को संशोधित करके मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना किया गया है और ग्रामीण उद्यमियों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों के साथ साथ समुदाय आधारित संगठनों को भी शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना को अब ग्रामोत्थान योजना के नाम से जाना जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को आजीविका को उद्यमिता से जोड़कर सशक्त करना है। रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर योजना के नाम संशोधित करके अब मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना किया गया है। इस योजना को ग्रामीण उद्यमियों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को, महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों को समुदाय आधारित संगठनों को भी शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मिशन अमृत सरोवर। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए देश के प्रत्येक जनपद में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार किए जाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल 2022 में इस मिशन का शुभारंभ किया गया। इस महत्वाकांक्षी अभियान में राज्य प्रारंभ से ही अग्रणी राज्यों में रहा है। मार्च 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रगति पोर्टल की समीक्षा की गई, जिसमें तत्समय उत्तराखंड देश के उन 3 राज्यों में सम्मिलित था जिन्होंने आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 100% कार्य पूर्ण कर लिए थे। प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड राज्य की प्रशंसा की गई थी। उत्तराखंड राज्य द्वारा उसका आवंटित 975 अमृत सरोवरों के लक्ष्य के सापेक्ष 1322 सरोवरों को पूर्ण किया गया है। 135% काम किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए देश के प्रत्येक जनपद में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण पुनरुद्धार किए जाने का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल 2022 में इस मिशन का शुभारंभ किया गया। इस महत्वाकांक्षी अभियान में राज्य प्रारंभ से ही अग्रणी राज्यों में रहा। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रगति पोर्टल की समीक्षा की गई, जिसमें उत्तराखंड देश के उन 3 राज्यों में सम्मिलित था जिन्होंने आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 100% कार्य पूर्ण किए थे। प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड राज्य की प्रशंसा की गई। उत्तराखंड राज्य द्वारा उसका आवंटित 975 अमृत सरोवरों के लक्ष्य के सापेक्ष 1332 सरोवरों का पूर्ण किया गया। कुल लक्ष्य का 135.59%। स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति के लिए आईटीबीपी के साथ एमओयू हुआ है। उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच एमओयू हुआ। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत यह एमओयू हुआ। आईटीबीपी के लिए जिंदा बकरी, भेड़, चिकन व मछली की आपूर्ति की जाएगी। इससे सालाना 200 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के मध्य एमओयू हुआ है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत एमओयू हुआ है। आईटीबीपी के लिए जिंदा बकरी, भेड़, चिकन और मछली की आपूर्ति की जाएगी। इससे सालाना 200 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना। विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना। परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में पर्वतीय कृषि को लाभदायक तथा ग्रीन हाउस गैस न्यूनीकरण हेतु सूक्ष्म बनाने के लिए सघन उत्पादन प्रणाली विकसित करना है। 6 वर्षीय यह परियोजना राज्य के 8 जनपदों अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के 13 विकास खंडों के चयनित 519 ग्राम पंचायतों के 1005 राजस्व ग्रामों में संचालित की जाएगी। परियोजना का लगभग 3.70 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी। 14 अगस्त 2024 को परियोजना का अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है। उसके उपरांत दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को परियोजना की इंसेप्शन वर्कशॉप आयोजित की गई। वर्तमान में परियोजना का प्रथम चरण गतिमान है। विश्व बैंक द्वारा पोषित उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में पर्वतीय कृषि को लाभदायक और ग्रीन हाउस गैस न्यूनीकरण हेतु सूक्ष्म बनाने के लिए सदृढ़ उत्पादन प्रणाली विकसित करना है। 6 वर्षीय यह परियोजना राज्य के 8 जनपदों अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के 13 विकास खंडों के चयनित 519 ग्राम पंचायतों के 1005 राजस्व ग्रामों में संचालित की जाएगी। परियोजना अक्टूबर 2024 को परियोजना की इंसेप्शन वर्कशॉप आयोजित की गई। वर्तमान में परियोजना का प्रथम चरण गतिमान है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 3 सीमांत जनपदों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के 5 विकास खंडों के कुल 51 गांवों का चयन किया गया। उक्त गांवों के विकास के लिए मुख्यतः पर्यटन विकास, आजीविका सृजन, ऊर्जा, सड़क निर्माण, कौशल विकास और सामाजिक अवसंरचनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 3 सीमांत जनपदों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के 5 विकास खंडों के कुल 51 गांवों का चयन किया गया है। उक्त गांवों के विकास के लिए मुख्यतः पर्यटन विकास, आजीविका सृजन, ऊर्जा, सड़क निर्माण, कौशल विकास, सामाजिक अवस्थापनाओं को सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2024 में कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश एवं ओम पर्वत के दर्शन हेतु हेली दर्शन योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2024 में कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, ओम पर्वत के दर्शन हेतु हेली दर्शन योजना प्रारंभ की गई है। भारत सरकार की विशेष सहायता योजना के अंतर्गत ऋषिकेश एवं हरिद्वार में अवस्थापना सुविधाओं के विकास किए जाने प्रस्तावित हैं। भारत सरकार की विशेष सहायता योजना के अंतर्गत ऋषिकेश एवं हरिद्वार में अवस्थापना सुविधाओं के विकास किए जाने प्रस्तावित हैं। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत उप योजना के अंतर्गत स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन कैंचीधाम हेतु 25 करोड़, वाइब्रेंट प्रोग्राम डेस्टिनेशन के अंतर्गत जादूंग तथा माणा हेतु 5 करोड़ रुपए दिए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। डिटेल एक्शन प्लान तैयार कर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्तुत किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत उप योजना चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट CRDD के अंतर्गत स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन कैंची धाम हेतु रुपये 25 करोड़ तथा वाइब्रेंट प्रोग्राम डेस्टिनेशन के अंतर्गत जादूंग तथा माणा हेतु 5 करोड़ रुपए दिए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। डिटेल एक्शन प्लान तैयार कर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्तुत किया जा रहा है। मानसखंड मंदिरों का देश भर में प्रचार प्रसार। मानसखंड मंदिरों का
देश भर में प्रचार प्रसार किया जाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा आईआरसीटीसी के साथ मिलकर भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। अब पुणे, बेंगलुरु, मदुरई तमिलनाडु एवं मुंबई से इस ट्रेन का संचालन किया गया है। मानसखंड मंदिरों को देश भर में प्रचार प्रसार किए जाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा आईआरसीटीसी के साथ मिलकर भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। अब तक पुणे, बेंगलुरु, मदुरई तमिलनाडु एवं मुंबई में इस ट्रेन का संचालन किया गया है। राज्य में विभाग द्वारा पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से एस्ट्रो टूरिज्म संस्था के सहयोग से प्रथम व द्वितीय नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म का आयोजन क्रमशः जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी एवं जागेश्वर अल्मोड़ा में किया गया है। राज्य में विभाग द्वारा पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से एस्ट्रो टूरिज्म संस्था के सहयोग से प्रथम एवं द्वितीय नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म का आयोजन क्रमशः जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी एवं जागेश्वर अल्मोड़ा में किया गया। चार धाम यात्रा 2024 के अंतर्गत 21 अक्टूबर 2024 तक बद्रीनाथ में 11.68 लाख, केदारनाथ में 14.32 लाख, गंगोत्री में 7.82 लाख, यमुनोत्री में 6.87 लाख, हेमकुंड साहिब में 1.84 लाख, कुल 42.53 लाख श्रद्धालुओं द्वारा वर्ष 2024 में चारधाम यात्रा श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन किए गए हैं। चारधाम यात्रा 2024 के अंतर्गत 21 अक्टूबर 2024 तक बद्रीनाथ में 11.68 लाख, केदारनाथ में 14.32 लाख, गंगोत्री में 7.82 लाख, यमुनोत्री में 6.87 लाख, हेमकुंड साहिब में 1.84 लाख, कुल 42.53 लाख श्रद्धालुओं व यात्रियों द्वारा वर्ष 2024 में चार धाम यात्रा तथा श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन किए गए हैं। अंशदान पर मेढ़ा वितरण योजना। अंशदान पर मेढ़ा वितरण योजना उत्तराखंड राज्य के भेड़ पालकों के हितार्थ हेतु स्थानीय भेड़ों में नस्ल सुधार के लिए अंशदान पर मेढ़ा वितरण योजना माननीय पशु मंत्री जी उत्तराखंड सरकार द्वारा दिनांक 7 नवंबर 2023 को किया गया। योजना का संचालन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया गया है। उत्तराखंड राज्य के भेड़ पालकों के हितार्थ हेतु स्थानीय भेड़ों में नस्ल सुधार के लिए अंशदान पर मेढ़ा वितरण योजना माननीय पशु मंत्री जी उत्तराखंड सरकार द्वारा 7 नवंबर 2023 को किया गया। योजना का संचालन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया गया है। होमगार्ड स्वयंसेवकों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भावनात्मक होमगार्ड स्वयंसेवकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक तंदुरुस्ती और सर्वांगीण में स्वास्थ्य को बेहतर बनाए जाने एवं मानसिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु पहल ऐप का शुभारंभ किया गया है। होमगार्ड स्वयंसेवकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तंदुरुस्ती और सर्वांगीण में स्वास्थ्य को बेहतर बनाए जाने एवं मानसिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए पहल ऐप का शुभारंभ किया गया है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना के दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्रुत गति से सहायता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से द्रुत मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। चूंकि उत्तराखंड एक आपदाग्रस्त राज्य है जिससे अल्पतम समय में सहायता हेतु आपदा प्रभावित व्यक्ति के पास संबंधित होमगार्ड पहुंच जाएंगे। पूरे विश्व में संभवतः उत्तराखंड प्रथम राज्य है जिसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक ऐसा ऐप द्रुत तैयार किया है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्रुत गति से सहायता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से द्रुत मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। चूंकि उत्तराखंड एक आपदाग्रस्त राज्य है जिसमें अल्प समय में सहायता हेतु आपदा प्रभावित व्यक्ति के पास संबंधित होमगार्ड पहुंच जाएंगे। पूरे विश्व में संभवतः उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है या प्रथम राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक ऐसी ऐप द्रुत तैयार की है। प्रदेश में राष्ट्रीय विकास योजना के अंतर्गत राजकीय रेशम फार्मों के लिए जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजकीय रेशम फार्मों के लिए जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में योजना का संचालन किया जा रहा है। सिल्क समग्र 2 योजना के अंतर्गत देहरादून व हरिद्वार में फ्रेम टू फीडबैक योजना का संचालन किया जा रहा है। सिल्क समग्र 2 योजना के अंतर्गत देहरादून व हरिद्वार में फ्रेम टू फैब्रिक योजना का संचालन किया जा रहा है। सिल्क समग्र 2 योजना के अंतर्गत देहरादून व हरिद्वार में फ्रेम टू फैब्रिक योजना का संचालन किया जा रहा है। नीदरलैंड के सहयोग से पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय उद्यान चौबटिया अल्मोड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। नीदरलैंड के सहयोग से पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय उद्यान चौबटिया या अल्मोड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की
स्थापना की गई है। पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना। यदि हम पीएम श्री योजना को फुल फॉर्म की बात करें तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। यह देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए योजना लाई गई है और इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करवाना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करवाना इसका उद्देश्य है। उत्तराखंड देश के पहले राज्यों में से एक है जिन्होंने सर्वप्रथम इन विद्यालयों की स्थापना के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है। प्रथम चरण में वर्ष 2023 में राज्य के कुल 141 विद्यालयों को पीएम श्री योजना से जोड़ा गया। द्वितीय चरण में वर्ष 2024 के राज्य के 84 विद्यालयों को पीएम श्री योजना से जोड़ा गया। अब तक कुल 225 विद्यालयों को पीएम श्री योजना से आच्छादित किया गया है। पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को बेहतर बनाए जाने के लिए उनमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए केंद्र सरकार की योजना है। उत्तराखंड देश के पहले राज्यों में से एक है जिन्होंने सर्वप्रथम इन विद्यालयों की योजना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। प्रथम चरण में वर्ष 2023 में राज्य के कुल 141 विद्यालयों को पीएम श्री से जोड़ा गया है। द्वितीय चरण में वर्ष 2024 के राज्य के 84 विद्यालयों को पीएम श्री योजना से जोड़ा गया है। कुल 225 विद्यालयों को पीएम श्री योजना से आच्छादित किया गया है। अल्मोड़ा के बाद अब हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में शुरुआत होगी। अल्मोड़ा के बाद अब हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट हेतु 50,000 रुपये की सब्सिडी, 2 किलोवाट के लिए 1,00,000 की सब्सिडी, 3 किलोवाट के लिए 1,36,800 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राज्य के आवेदकों के डिस्पोजल रेट के हिसाब से उत्तराखंड देश के पहले नंबर पर है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 1 किलोवाट प्लांट हेतु 50,000 रुपये की सब्सिडी, 2 किलोवाट के प्लांट हेतु 1,00,000 रुपये की सब्सिडी, 3 किलोवाट तथा उसके ऊपर के प्लांट के लिए 1,36,800 रुपये की नियत सब्सिडी तथा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राज्य में आवेदकों के डिस्पोजल रेट के हिसाब से उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है। विश्व पर्यटन दिवस पर कार गार्बेज इको फ्रेंडली बैग वितरण अभियान शुरू किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस पर उत्तराखंड में कार गार्बेज इको फ्रेंडली बैग वितरण अभियान शुरू किया गया है। मन की बात का 114वां संस्करण 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे हुए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यक्रम में उत्तरकाशी के गांव झाला का जिक्र किया। यहाँ के युवा गांव को स्वच्छ रखने के लिए धन्यवाद प्रकृति अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री के देवभूमि आगमन पर उत्तराखंड के 3,000 लोक कलाकारों द्वारा छोलिया और झोड़ा नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है तथा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे स्थान भी प्राप्त हुआ है। मन की बात कार्यक्रम का 114वां संस्करण 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे हुए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यक्रम में उत्तरकाशी के गांव झाला का जिक्र किया। यहाँ के युवा गांव को स्वच्छ रखने के लिए धन्यवाद प्रकृति अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री के देवभूमि आगमन पर उत्तराखंड के 3,000 लोक कलाकारों द्वारा छोलिया तथा झोड़ा नृत्य की प्रस्तुति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2024 में पुनर्गठन एवं परिसीमन के पश्चात राज्य के ग्राम पंचायतों की संख्या 7,832 हो गई है। पूर्व में ग्राम पंचायतों की संख्या 7,795 थी जो बढ़कर 7,832 हो गई हैं। वर्ष 2024 में पुनर्गठन एवं परिसीमन के पश्चात राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या 7,832 हो गई है जो पहले 7,795 थी। इसी के साथ हमने अपने उत्तराखंड उत्कर्ष ज्ञान की अपनी करंट अफेयर मैगजीन का महत्वपूर्ण बिंदु इम्पोर्टेंट फैक्ट नामक अध्याय 2 को कंप्लीट किया है। हमने अध्याय 1 में जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक के पूरे मासिक करंट अफेयर वन लाइनर को एक साथ पहले भाग में देखा था। दूसरे पार्ट में हमने महत्वपूर्ण बिंदु को देखा है। इससे अगले तीसरे पार्ट में हम सरकारी योजनाएं, देश में प्रथम उत्तराखंड और राज्य में प्रथम को देखेंगे। चौथे पार्ट में हम उत्तराखंड के सभी सूचकांक तथा प्रमुख सम्मेलन और उत्सव को देखेंगे। पांचवें पार्ट में हम पुरस्कार, प्रमुख पुस्तकें, वर्तमान में उत्तराखंड में कौन क्या है, उत्तराखंड से संबंधित प्रमुख ऑपरेशन को देखेंगे। छठे पार्ट में हम बजट का सार, महत्वपूर्ण प्रावधान और पलायन आयोग की रिपोर्ट देखेंगे। सातवें पार्ट में हम कुमाऊनी गढ़वाली मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ, कुमाऊनी गढ़वाली विशिष्ट शब्दावलियों को देखेंगे। आठवें पार्ट में हम कुमाऊनी गढ़वाली गीत और गायकों
के संग्रह को देखेंगे और 9वें पार्ट में हमने पूरी करंट अफेयर से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जिससे अच्छे से आपको रिवीजन हो सके। उसे हम 9वें पार्ट में देखेंगे तथा इन 9 पार्ट को फिर मर्ज करके आपको बहुत जल्द इसकी पूरी मैगज़ीन की पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन मास्टर वीडियो मिलने जा रही है, जिससे आप पूरी मैगज़ीन को एक बार में ही पूरी मास्टर वीडियो से सामने मैगज़ीन को रखकर रिवाइज़ कर सकते हैं। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।